प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस ई कंटेंट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गत विषय को ही आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि हमने अब तक समझने का प्रयास किया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू खंड काव्य एक विरह काव्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने इस काव्य के अंदर जीवन के दोनों स्थितियों का बखूबी वर्णन किया है, समावेश किया है, चाहे संयोग की वेला हो या वियोग की। आगे की पंक्तियों में हम देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में उस स्वर्णिम समय का सुंदर वर्णन किया है जब उनका मिलन प्रथम बार अपनी प्रेमिका से होता है। कवि उस प्रथम मिलन के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए हमें बताने का प्रयास करता है, जो कि पूर्णतः हमारे सामने साक्षात रूप में अवतरित हो जाता है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में मेरी प्रेमिका का जो प्रथम मिलन था वह अलौकिक और अद्वितीय था, क्योंकि कवि ने खुद लिखा है, मैं अपलक इन नैनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दांशु कवि को, निर्जर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में। इस अवतरण में कवि ने अपनी प्रियतमा को लक्ष्य कर प्रथम मिलन एवं प्रत्यागमन के क्षणों का अनुभूतिमय चित्रण करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि मैं अपलक इन नैनों से देखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दांशु कवि को, कि जब मेरा अपने प्रियतम से प्रथम मिलन हुआ था तो मैं उसके अनुपम अनिंद्य अलौकिक रूप को देखकर इतना चमत्कृत हो हुआ था, आश्चर्यचकित हुआ था कि उसके सौंदर्य को मैं अपलक अर्थात एक टक बिना पल के झपकाए हुए टकटकी लगा करके देखता रहा। मैं अपलक इन नैनों से देखा करता उस छवि को, मैं निरंतर बिना पल के झपकाए हुए उस प्रथम मिलन के समय प्रियतमा के अलौकिक अप्रितम सौंदर्य को देखता रहा। उसकी वह छवि इस प्रकार की थी कि किसी भावुक कवि की प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दांशु कवि को, उसकी वह छवि, वह रूप सौंदर्य, उसकी वह चारुता, उसकी वह प्रतिभा चमक इस प्रकार की थी कि किसी भावुक कवि की प्रतिभा खूब पल्लवित एवं समृद्धित हुई हो और उसे प्रतिभा ने सनाद कर दिया हो। अर्थात प्रतिभा ने अपनी कृपा दृष्टि जिस प्रकार से मानो किसी कवि के ऊपर उंडेल दी हो, वैसी की वैसी स्थिति मेरे द्वारा उस समय उसके रूप सौंदर्य को देखने से मुझे महसूस हो रही थी। उस समय उसका रूप सौंदर्य किस प्रकार का था, उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि निर्जर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में। उस समय उसका रूप सौंदर्य बासंती लता की कुंज छाया में झरने की तरह बार बार झर रहा था। अर्थात जिस प्रकार से बासंती कुंज लता के बीच में से होकर के झरना झर झर करता हुआ, कल कल ध्वनि करता हुआ झरता रहता है, बहता रहता है, निर्मल जल के साथ गतिमान बना रहता है। अर्थात कवि कह रहा है कि निरंतर सौंदर्य का
तरल चमत्कृत रूप आभा बिखेर रहा था। जब मैंने उस प्रियतमा को देखा तो उसका रूप सौंदर्य उसी प्रकार से अपनी आभा को चारों ओर बिखेर रहा था, जिस प्रकार से बासंती लता की छाया में से होकर के झरना झरझर झरता रहता है और अपनी आभा को बिखेरते रहता है। उसे मैं मंत्र मुग्ध सा लगातार देख रहा था, जिससे उस समय मेरी चेतना भी उस सौंदर्य प्रवाह में बह रही थी। कवि कहता है कि चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में, कि मैं जिस प्रकार से बहते हुए जल के झरने को बिना पलक झपकाए हुए टकटकी लगा करके दृष्टि से देखने पर, नज़र से देखने पर, आंखों से देखने पर हमें हमारी दृष्टि भी, हमारी नज़र भी पानी के साथ बहती हुई नज़र आती है। उसी प्रकार से मैं मंत्र मुग्ध होकर के जब उसके रूप सौंदर्य को देख रहा था, तो उसके रूप सौंदर्य के प्रवाह में मेरी दृष्टि भी मंत्र मुग्ध माया के समान बह रही थी और वह मेरे वश में बिल्कुल भी नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि हमें यह बताना चाहता है कि उसकी प्रियतमा का जो अलौकिक रूप है, जो सुंदरता है, वह अद्वितीय, अनुपम और पारलौकिक है। क्योंकि जिस प्रकार से बासंती कुंज लताओं के बीच में से बहते हुए झरने को देखने पर आंखें, नज़र, दृष्टि उस झरने के जल के साथ बहती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि जब प्रथम मिलन के समय मैं अपनी प्रियतमा के रूप सौंदर्य को देख रहा था, तो मेरी दृष्टि भी उसके रूप सौंदर्य में उसी प्रकार से बहने लग गई थी, जिस प्रकार से बहते हुए जल को देखने से दृष्टि बहती हुई सी जान पड़ती है, प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने संयोग श्रृंगार के साथ साथ अपनी प्रियतमा के अलौकिक रूप सौंदर्य का साकार चित्रण किया है। कवि ने यहाँ पर एक कवि के योग्य जो मूल तत्व माने गए हैं, उनमें से एक प्रतिभा के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है कि सुकवि होने के लिए जन्मजात प्रतिभा का होना किसी भी कवि के लिए नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही काव्य रचना हेतु प्रेरित करने के लिए सौंदर्य चेतना भी होना चाहिए, और सौंदर्य की ओर आकृष्ट होने वाली चेतना से ही भावुकता आती है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर काव्य शास्त्र की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। इस पद्यांश में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकारों का सजीव प्रयोग कवि ने किया है। तो निश्चित रूप से कवि के जीवन का प्रथम मिलन रूप सौंदर्य की आभा में लिपटता हुआ हमें यहाँ पर जान पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।